चलिए बैठिए। चलिए पढ़ाई कहाँ तक थे जी? नंद वंश पढ़ाए थे ना? क्वेश्चन ही करवाए, पढ़ाई लिखाई छुड़वा दे? सिर्फ क्वेश्चन करवाए हैं? हाँ, पढ़ाए थे क्या? नंद वंश कब से कब तक? 344 बीसी से कब तक जी? 322 बीसी तक। बहुत लोग अपना सेल्फ स्टडी करने लगे नहीं जी? हैं? चलिए, जरूरी है। देखिए, अपने लाइफ का डिसीजन आपको अपने से लेना पड़ेगा। किसी के बात पे चलिएगा, बाद में उसको क्या देना पड़ेगा? गाली देना पड़ेगा। अपना डिसीजन खुद अपने से लेना है। सुनिए, पढ़ा रहे थे आप लोगों को नंदवंश, और नंदवंश में आप लोग को बताए थे कि नंदवंश का सबसे पहला राजा था कौन? महापद्म नंद। देखिए, अभी 8 दिन है, 8 दिन मेरे पास टाइम है, हम आपका प्राचीन भारत खत्म कर देंगे। समझ गया? 8 क्लास काफी है, कहानी उतना कहेंगे नहीं, हम आपको डायरेक्ट लेके चलेंगे टू द पॉइंट। समझ गए? और अब इंपॉर्टेंट है प्राचीन भारत का मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से पहले अभी आपको आज पढ़ाएंगे हम यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का आक्रमण। समझ गए? तो फर्स्ट फॉरवर्ड में ही आपको कहानी लेके चलेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य के बाद एक गुप्त पढ़ लीजिएगा, प्राचीन भारत का बड़ा बड़ा चीज आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो चलिएगा, नंद वंश का सबसे पहला राजा था महापद्म नंद, और महापद्म नंद के बाद इस वंश का अंतिम राजा बना था कौन? घनानंद। कहानी समझिएगा, इसी जगह से कहता है कि जिस समय में घनानंद का हमारे भारत पे अधिकार था, भारत पे शासन था घनानंद का, उसी समय हमारे भारत में यूनानी आक्रमण हुए। यूनानी आक्रमण हुए यानी हमारे भारत पे सबसे पहली बार यूनानी आक्रमण हुआ, मतलब विदेशियों का क्या हुआ? हमारे भारत पे आक्रमण हुआ। और यूनानी आक्रमणकारी कौन था? यूनानी आक्रमणकारी था सिकंदर। हमारे भारत के मगध साम्राज्य में जिस समय में नंद वंश का शासन था, उसी समय हमारे भारत में सिकंदर ने क्या किया? आक्रमण किया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आपका मेन टॉपिक ये सब आपको हम कल पढ़ा चुके थे, लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। नंद, इसके बारे में बताए थे, सब चीजें बताए थे कि इन्होंने किसका अपमान किया था? चाणक्य का। चाणक्य का अपमान किया था, और चाणक्य का अपमान करके भरे दरबार से निकाला था किसने? इस घनानंद ने। सुनिएगा कहानी थोड़ा सा, समझ गए? तभी हम आपको समझा पाएंगे। थोड़ा सा इंडिया का मैप निकालते हैं, फिर आप समझिएगा। शांत रहिए। चलिए देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा भारत है। और हमारे भारत में आप जानते हैं, हमारे भारत में जिस समय का आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं, उस समय हमारे भारत में शामिल था क्या? पाकिस्तान। और जैसे ही इधर आइएगा, इस साइड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद है देश ईरान, ईरान के बाद इराक, इराक के बाद तुर्की, तुर्की के जस्ट बगल में एक देश है, उस देश का नाम है क्या? यूनान। उस देश का क्या नाम है? यूनान। देखिए जस्ट, तो हमारे भारत पे, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या किया है? आक्रमण किया है। विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे भारत पे क्या किया? आक्रमण किया। वही पढ़ना है हमको, भारत, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। प्राचीन भारत में क्या पढ़ना है? विदेशी आक्रमण। आपका चैप्टर मेन है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। साफ होगा, क्लीन होगा? थोड़ा सा नहीं होगा, नहीं रहने दीजिए। समझ गया? चलिए देखिए, इस जगह पे एक देश है, उस देश का क्या नाम है? यूनान। इस देश का क्या नाम है? यूनान। इसी देश का आपका नाम मिलता है यूनान। इसी देश का एक और नाम है ग्रीस। इसी देश का क्या नाम है? ग्रीस। हमारे भारत पे, यहां से चल के आया, और चल के आके हमारे भारत पे, प्राचीन भारत में क्या किया? नंद वंश का राजा, जिस समय में हमारे इस मगध में राजा था कौन? घनानंद। उसी समय में हमारे भारत पे आक्रमण किया किसने? इस सिकंदर ने। तो क्या सिकंदर हमारे भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी था? नहीं।
पहला विदेशी आक्रमणकारी नहीं था। सिकंदर से पहले ही हमारे भारत पे क्या किया था, आक्रमण किया था। तो एक देश था, उस देश का नाम है क्या, ईरान। इस देश का क्या नाम है, ईरान। ईरान का एक वंश था, उस वंश का नाम है हखमनी वंश। और हखमनी वंश के राजा थे कौन, दारा प्रथम। इस दारा प्रथम में 516 बीसी में हमारे भारत में सबसे पहली बार क्या किया था, आक्रमण किया था। आपसे पूछेगा प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणकारी में सबसे पहला आक्रमण कहां के लोगों ने किया था, ईरानी लोगों ने किया था। और किस वंश का राजा था, हकमनी वंश का राजा था। और राजा कौन था, दारा प्रथम। कब किया था, 516 बीसी में। इसके बारे में इतना और डिटेल्स है, लेकिन आप लोग को जरूरत है नहीं। तो आपसे पूछेगा विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे पहला आक्रमणकारी कहां का था, ईरान का था। दूसरा आक्रमणकारी आया कौन, यूनानी। दूसरा आक्रमणकारी कहां का आया, यूनानी आया। और दूसरा आक्रमणकारी था सिकंदर। आपको आज पढ़ना है क्या, यूनानी आक्रमण। प्राचीन भारत पर कौन सा आक्रमण, यूनानी आक्रमण। देखिएगा कहानी इसमें बहुत सारा है। यूनानी आक्रमण, इस जगह पे एक क्षेत्र था, उस जगह का नाम है मेसिडोनिया। मेसिडोनिया, मेसिडोनिया या मकदूनिया, मेसिडोनिया या मकदूनिया यूनान का एक प्रांत है। उस प्रांत का क्या नाम है, मेसिडोनिया या मकदूनिया। बात है 359 बीसी का। इस मकदूनिया का एक राजा बना, जिस राजा का क्या नाम था, फिलिप द्वितीय। राजा कौन था, फिलिप द्वितीय राजा बना। इस मकदूनिया वाले क्षेत्र का, मेसिडोनिया वाले क्षेत्र का राजा बना फिलिप द्वितीय। और इसकी पत्नी का नाम था ओलंपियस। उसकी पत्नी का नाम ओलंपियस। ओलंपियस इसकी पत्नी का नाम होता था। इसके गर्भ से एक संतान का उत्पत्ति हुआ। उस संतान का नाम क्या रखा, अलेक्जेंडर, जिसे क्या कहा जाता है, सिकंदर कहा जाता है। सिकंदर बचपन से ही राजपाट से जुड़ा रहा। इसके पापा राजा थे, राजपाट से सिकंदर क्या था, जुड़ा हुआ था। तो शुरुआत से ही देखता था ये अपने पापा का ऐश्वर्य। तो सिकंदर भी अपने मन में सोचने लगा कि हम भी क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। सिकंदर मन में अपना सपना सोचने लगा। और सुना था यूनान के लोग तभी ज्यादा देश के बारे में जानते नहीं थे। पूरा का पूरा जो विश्व जितना बड़ा देश है, इतना 250 देश है, ये 250 देश के बारे में यूनान के लोग जानते नहीं थे। सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। बचपन से ही विश्व विजेता का सपना देखने लगा कि हम ऐसा राजा बनेंगे जो पूरे के पूरे विश्व में ऐसा कोई राजा हुआ होगा नहीं। सिकंदर विश्व विजेता का सपना देखने लगा। कहा जाता है इसकी एक बहन थी, बहन का शादी था। और शादी के दिन ही ये अपने पापा को मरवाने का क्या रचा, षड्यंत्र रचा। इन्होंने सोचा अगर राजा बनना है विश्व विजेता तो हमको क्या बनना पड़ेगा, राजा कम उम्र में बनना पड़ेगा। ज्यादा उम्र में बनेंगे तो फिर विश्व विजेता हम बन सकते नहीं है। आज का समय थोड़े था, एकदम मिसाइल मारे खेल खत्म, अगले दिन परमाणु बम मारे पूरा खत्म, अगला बार बुश का पूरा राजा था। ऐसा सिस्टम था ही नहीं, लड़ना पड़ता था युद्ध जा जाके। तो सिकंदर सपना देखने था। कहता इसकी बहन का शादी था, ये अपनी मम्मी से मिलके और एक सैनिक को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम मेरे पापा को जैसे शादी संपन्न होगा क्या करना, मार देना। और शादी संपन्न हुआ। शादी संपन्न होने के बाद इसके पापा बाहर निकल रहे थे, एक सैनिक क्या किया, इसको मारा। जैसे ही मारा, सिकंदर तलवार निकाला, उस सैनिक को मारा। पूरा का पूरा जितना सबूत था, सारा का सारा सबूत मिट गया। और ये राज का राज ही रह गया। पूरा 100% सर्टिफाई ये नहीं है, हम फिर बोल रहे हैं, बात को समझे। ऐसा कहानी आशंका लगाया जाता है कि सिकंदर ने ही इसका क्या करवाया था, हत्या करवाया था। इसमें षड्यंत्र था किसका, सिकंदर का। सिकंदर ने अपने पापा फिलिप द्वितीय का क्या करवाया, हत्या करवाया। हत्या करवा के राजा बना, राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक करवाने के बाद ये ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष को जाके हाथ दिखाया, बोला ज्योतिष जी देखिए मेरा हाथ, मेरे हाथ में ऐसा रेखा है कि नहीं जो हम विश्व विजेता बनेंगे। ज्योतिष हाथ देखा, बोला तुम्हारे हाथ में तो विश्व विजेता बनने का रेखा है नहीं। तो सिकंदर पूछा कि कौन सा ऐसा रेखा रहेगा जो हम विश्व विजेता बनेंगे। नहीं होता, जैसे यहाँ देखिए लाइन है, कहता इधर का लाइनिंग जो होता है ना बेटा बेटी, अगर 46 गए तो 46 संतान होगा आपको, नहीं होता है। और पूछ रहा था ऐसा करके अगर 2 लाइन है तो आपका 2 शादी होगा, ऐसा करके बोलता है बहुत आदमी। तो जैसे आपका जो विश्वास करते हैं, हम लोग तो विश्वास करते ही नहीं उसमें, समझ गए। इसीलिए तो बोला कौन सा ऐसा रेखा होगा जो ये सर्टिफाई करेगा कि आप विश्व विजेता बनेंगे। अब इंग्लिश में नहीं बोला होगा, जो उसका भाषा है यूनानी ग्रीस भाषा, समझ गए, वही भाषा बोला होगा।
तो बोला ऐसे करके रेखा रहेगा ना सिकंदर, तो समझ जाना तुम विश्व विजेता बनेगा। सिकंदर तलवार निकाला, सबसे पहला गला काटा किसका? ज्योतिष का। सबसे पहला गला किसका काटा? ज्योतिष का काटा। और ज्योतिष के काट के उसी तलवार से अपने हाथ पे वो रेखा खींचा, जो रेखा क्या करता था? विश्व विजेता बनाता उसको। बोला हम किस्मत पे भरोसा नहीं करेंगे, हम बनाएंगे रेखा। और सिकंदर बनाया और आक्रमण करना प्रारंभ किया। आया अपना एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को बोला, सेल्यूकस निकेटर तैयारी करो। और जल सेनापति का नाम था क्या? निर्याकस। सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस दोनों को बोला कि जल्दी से सिस्टम तैयार करो, युद्ध पे चलेंगे, विश्व विजेता बनेंगे, जितना संपत्ति है सारा खाना पीना सब व्यवस्था रखो, निकलेंगे। और निकला। सबसे पहले जीता किसको? तुर्की को। फिर जीता किसको? इराक को, सीरिया को, ईरान को। इसको जीतने के बाद अब कैसे कैसे जीता? हमको ना ही तुर्की का इतिहास पढ़ना है, ना ही हमको इराक का इतिहास पढ़ना है। इस सब इतिहास पढ़िएगा तब आपको उसमें समझना है। हमको पढ़ना है भारत में जो क्या प्रभाव पड़ा उसको। आया यहां, हमारे भारत आया, और हमारे भारत में हिंदुकुश पर्वत है, अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत को प्रवेश किया और आया खैबर दर्रे से प्रवेश किया हमारे भारत सिकंदर। और भारत प्रवेश किया कब? 326 बीसी में। कब किया? 326 बीसी में। और सिकंदर राजा कब बना? 329 बीसी में। राजा कब बना? 329 बीसी में। और हमारे भारत प्रवेश किया। और भारत प्रवेश जैसे ही किया, इस जगह पे एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र का नाम था तक्षशिला। इस जगह पे क्षेत्र कौन सा? तक्षशिला। और इस जगह पे एक क्षेत्र पड़ता था पंजाब। तक्षशिला के राजा हुआ करते थे कौन? आम्बी। तक्षशिला के राजा कौन? आम्बी। और ये आपका पंजाब वाले क्षेत्र के राजा कौन हुआ करते थे? तो पंजाब वाले क्षेत्र के राजा हुआ करते थे पोरस। इस बीच में एक नदी पड़ता था, उस नदी का नाम है झेलम नदी। और सिंधु नदी के तट पे किसका साम्राज्य था? इस आम्बी का, तक्षशिला। सिकंदर जैसे यहां से आया, इराक को जीता था, ईरान को जीता। इसी जगह तक्षशिला के एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे कौन? तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे चाणक्य। ये बात पता चला इसको, यही चाणक्य कहने आया था। कहां? किसको? मगध में। मगध में कहने किसको आया था? इस मगध वाले क्षेत्र में कहने आया था इस घनानंद को कि ऐसे ऐसे बात है, सिकंदर आक्रमण कर रहा है, तुम समझ जाओ। यही बात बुरा लगा था किसको? घनानंद को। और भरे दरबार से बेइज्जती करके निकाला था किसको? चाणक्य को। बोला कि तुम हमको कमजोर समझ रहा है, हमको आगाह करने आया है, मतलब हमको अलर्ट करने आया, मतलब हम कमजोर है ना? ऐसा बात बोलने बोला तो घनानंद भरे दरबार से चाणक्य को निकाला। चाणक्य निकल के क्या क्या हुआ अलग कहानी है, मौर्य साम्राज्य का चैप्टर है। बाकी इधर आइए, जैसे ही सिकंदर आया, आम्बी को पता चला अरे भैया सिकंदर आ रहा है, और पता चला कि इससे बड़ा बड़ा साम्राज्य हकमनी साम्राज्य का खात्मा किया। ईरान में भी जस्ट बताया हकमनी साम्राज्य, इधर सबको जीत के आया था। आम्बी को जैसे पता चला ना, आम्बी अपने सैनिकों का आदेश दिया, एक बार फूल का माला बनाओ, बड़की गो का बड़ा सा माला बनाओ। आम्बी डरपोक सबसे पहला देशद्रोह राजा माना जाता है किसको? इस आम्बी को। सबसे पहला देशद्रोह राजा। ये क्या किया? माला बनवाया। जैसे ही सिकंदर आया, भारत प्रवेश किया, तक्षशिला में बड़का माला ले खड़ा था। बोला सरकार आइए, माला पहनिए, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, बोलिए क्या चाहिए आपको? बोला बस जो अधीनता स्वीकार स्वयं करे उस पर युद्ध क्या करेंगे हम। आम्बी का साम्राज्य का अधिकार किया किसने? सिकंदर ने। और आम्बी ने वादा किया कि सरकार आगे जो आप युद्ध करिएगा ना, आगे के युद्ध में हम आपका क्या बनेंगे? सारथी बनाएंगे, किसको किसको मारना है आपको बताते चलेंगे, और हम आपका क्या देंगे? साथ देंगे। सिकंदर को बोला कौन जानते हैं? ये आम्बी। ये बगल में पोरस है, पोरसवा को मारिए। बोला काहे? इसके बगल वाला था। ये दोनों में सब दिन क्या होते रहता था? नोकझोंक होते रहता। बगल का पोरसम कहते हैं जिससे आपका घर सटा है, उसी से झगड़ा होगा ना, और किसी से होगा? इसके जस्ट बगल में था पोरस। पोरस से सब दिन होते रहता था विवाद। बोला बस अगला आक्रमण किस पे? पोरस पे। बस सिकंदर बोला सेना मुड़ो किधर? पोरस की ओर। पोरस की ओर मुड़ा तो आके देखा, कहता जब पोरस की तरफ सेना बढ़ा तो इतना वर्षा हुआ, इतना ज्यादा वर्षा हुआ कि झेलम नदी में पूरा का पूरा पानी क्या करने लगा? उफनने लगा।
सिकंदर का सेना रुक गया। और पहले युद्ध होता था तो ऐसे नहीं होता था, डायरेक्ट गए आक्रमण करके मार के भाग गए ना। पहले युद्ध होता था तो पोरस को पहले, जैसे आपसे हमारा युद्ध होगा तो हम आपको एगो लेटर भेजेंगे, फलाना देवी जी हम आपसे फलाना तारीख को क्या लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे, आप अपना सेना लेके सैंडिस कंपाउंड में आ जाइएगा फलाना तारीख को इतना बजे, बाकी हम भी अपना सेना लेके प्रस्तुत रहेंगे। पहले बोलेंगे अधीनता स्वीकार करते हैं, अगर आप बोलेंगे नहीं हम अधीनता स्वीकार करते हैं, तब क्या लड़ेंगे। बोलिएगा अधीनता स्वीकार नहीं करते मतलब तब अब क्या लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे। तब आप सेना फौज लेके पहुंचे, फौज लेके हम, बस ऐसे ऐसे वाला चालू है, समझ गए। युद्ध लड़े, उस समय जो जीता उसका साम्राज्य उसका हो गया। ऐसे ही पहले भेजता था राजदूत दूत के द्वारा, सेम वही कंडीशन किया। पोरस के पास आया, पोरस को बोला क्या अधीनता स्वीकार करते, बोला कोई उपाय नहीं, कोई चांस नहीं। बोला ठीक है युद्ध करेंगे। उधर से सेना आया, झेलम नदी में पूरा का पूरा नदी का पानी का क्या है, उफान है झेलम नदी में। तो हम भी बोला अब क्या करिएगा, बोला अब करना कुछ नहीं, पुल बनाओ। तो पोरस को पता चला युद्ध तो होगा ही, सबको युद्ध का घोषणा कर दिया, डेट फिक्स हो गया। पोरस अपना सेना तैयार करके रेडी रखा था, देखा झेलम नदी में आ गया, क्या बाहर उसका सेना सब क्या हो गया, सुसुप्त अवस्था में चले गया, सो गया, जाके बैठ गया जिधर जिधर था, सब ट्रेनिंग करना छोड़ दिया। बोला अब 6 महीनों बाद है ना, नदी सूखेगा तब न जी, नदी सूखेगा तब ऐसा सिस्टम होगा। तो क्या क्या वेट करने लगा, लेकिन हम भी क्या क्या, हम भी पुल बनाया। उस उफनते नदी पे पुल बनाने का काम किसने किया, इस अम्बी ने। अम्बी पुल बनाया। सिकंदर क्या किया, उस पुल को पार किया कुछ नौ के माध्यम से, जैसे भी हो आक्रमण। जब पोरस का सेना सुसुप्त मतलब बोले तो शांत अवस्था में था, उसी समय में आक्रमण किया किसने, इस सिकंदर ने। जैसे आक्रमण किया तो पता तो चलिए गया, उसके बॉर्डर पे भी था सेना। युद्ध लड़ना प्रारंभ हुआ पोरस और सिकंदर के बीच, भीषण युद्ध हुआ 326 बीसी में, जिसे हम क्या कहते हैं, झेलम नदी के किनारे, जिसे हम क्या कहते हैं, झेलम का युद्ध। इसी को हम कहते हैं विस्तस्तता का युद्ध, विस्तस्तता का युद्ध। और इसी को हम कहते हैं क्या, हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं, यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच कहते हैं, अपने वैदिक भाषा में क्या बोलते हैं, वितस्तता। और वर्तमान समय में क्या बोल सकते हैं, झेलम। वितस्तता झेलम नदी का पुराना नाम नहीं है, झेलम नदी का पुराना नाम वितस्तता का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ, ये युद्ध हुआ आपका सिकंदर और पोरस के बीच। पूरा का पूरा भीषण युद्ध हुआ। और इस युद्ध में पोरस क्या हुआ, हार गया। पोरस को जंजीर पहनाया गया और सिकंदर गद्दी पे बैठा था, पोरस के राजगद्दी पे। उसके समक्ष पेश किया गया किसको, पोरस को। तो पोरस की वीरता से बड़ी प्रभावित था कौन, सिकंदर। कहा कि सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम था बहुकेफला। इसी युद्ध में क्या हुआ, मारा चला गया। अच्छा अच्छा सेना इसका क्या हुआ, मारा चला गया। तो इसके वीरता से क्या था, ये प्रभावित था। तो बुलाया, बैठा था सिकंदर गद्दी पे, उधर से पोरस को बुलाया। पोरस जंजीर में पहने हुए जब आया तो बोला पोरस तुम्हारे साथ क्या किया जाए। बोला किया कुछ नहीं जाए, जो एक दुश्मन राजा, जो एक दुश्मन राजा के साथ करता है, या जो एक जीता हुआ राजा हारे हुए राजा के साथ बर्ताव करता है, वही बर्ताव क्या कीजिए, मेरे साथ कीजिए। कोई राम नहीं हमको चाहिए, कोई राम नहीं। मतलब अगर जो राजा जीत गया, हारे हुए राजा का क्या करता था, गला काटता था, मतलब उसको सीधा क्या करता था, मार देता था। बोला अच्छी बातें हैं। सिकंदर इस बात से और प्रभावित हो गया, बोला इसको मरने का डर है ही नहीं। सिकंदर उसकी वीरता और उसके बातों से इतना प्रभावित हुआ, सिकंदर बोला पोरस जाओ, हम तुम्हारा साम्राज्य नहीं लेते हैं, तुम्हारी वीरता से हम बहुत खुश हुए, तुम्हारा साम्राज्य हम क्या करते हैं, लौटा देते हैं। तो पोरस को बोला कि पोरस आगे हम आक्रमण करेंगे, साथ दोगे। बोला बिल्कुल नहीं, हम पहले बोल दिया आपको, आपसे हम राम का भीख मांगते नहीं है, कोई साथ नहीं, किसी प्रकार का हेल्प नहीं। बोला ठीक है, छोड़ दिया पोरस को, उसका साम्राज्य क्या किया, लौटा दिया। और लौटाने के बाद एक रिक्वेस्ट किया, बोला मेरे घोड़ा के नाम पे वो शहर बसा देना, ताकि याद रहेगा कि मेरा प्रिय घोड़ा है। तो झेलम नदी के किनारे पे सिकंदर ने क्या किया, एक शहर बसाया, जिस शहर का नाम क्या था, बहुकेफला शहर बसाया। और एक शहर बसाया था सिकंदरिया शहर, एगो शहर बसाया था निकेया शहर। इसी हाइडे स्पीच के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में एक निकेया शहर, एक सिकंदरिया शहर और एक आपका कौन सा शहर,
बौकेफलासर, झेलम नदी के किनारे 3 शहर का स्थापना किया। किसने? सिकंदर ने। और सिकंदर अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को बोलता है कि चलो अब, निर्याकस को बोला अब चलो, जैसे ही बड़ा झेलम नदी के बाद में था कौन सा नदी? ब्यास नदी। और ब्यास नदी के बाद बड़ा साम्राज्य था किसका? मगध साम्राज्य का। मगध साम्राज्य का यानी घनानंद का साम्राज्य प्रारंभ हो रहा था ब्यास नदी के बाद। ब्यास नदी के बाद प्रारंभ हो रहा था साम्राज्य किसका? घनानंद का। और घनानंद क्रूर ई बात का, इसके अब जिससे युद्ध लड़िएगा तो पता रखिएगा दुश्मन का। इस सिकंदर की सेना में जहन में बैठा था कि अगला जो आक्रमण है उसको हमके सबसे बड़ा विशालतम सेना से आक्रमण होगा, उससे युद्ध होगा। और उस टाइप की, उस तरफ किसका सेना है? घनानंद का सेना। और घनानंद खुद क्रूर, तो इसका सेना भी पूरा का पूरा क्या था? क्रूर था। ब्यास नदी के इसी पार सिकंदर का सेना बोला अब नहीं गुरुजी, अब पार नहीं होगा। तो भारत के जितने भी इतिहासकार हैं ऐसा मानते हैं कि सिकंदर का सेना घनानंद की सेना से क्या किया? डर गया। भारत के जितने भी इतिहासकार हैं वो इतिहासकारों का क्या मानना है कि सिकंदर की सेना घनानंद की सेना से क्या हुआ? डर गया। इसी वजह से ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। लेकिन यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, सिकंदर की सेना इतना दिन से जो युद्ध लड़के जा रहा था, थक गया था, उसका खाना राशन पानी खत्म हो गया था, और साथ ही साथ राशन पानी खत्म हो गया था, परिवार से ज्यादा दिन से मिला नहीं था, इसी वजह से उसका जाने का हिम्मत नहीं किया। हम कहते हैं उसके मन में जरूर जरूर डर रहा होगा, उस बगल जाएंगे तो जो परिवार बचा है वो नहीं बच मिलेंगे उससे। शायद पता था हमसे बड़ा सेना किसका है? घनानंद का है। कहता है घनानंद के डर से सिकंदर का सेना उसी ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और सिकंदर दुख भरे स्वर में कहा कि हम उन दिलों में उत्साह भरना चाहते हैं जो कायरतापूर्ण डर से क्या हुआ है? दबा हुआ है। सिकंदर बोला, और भारत को पूरा जीत नहीं पाया सिकंदर, और भारत से लौट गया इसी ब्यास नदी के किनारे से। सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस को भेजा कि जाओ समझाओ कुछ तो होगा। गया समझाने, कुछ नहीं हुआ। सब सेना वापस लौटा। और वापस लौटने के क्रम में 325 बीसी में वापस लौटा। कब? 325 बीसी में। टोटल कितना? 19 माह तक रहा हमारे भारत में। कितने माह तक रहा? 19 माह तक रहा। और भारत लौटा जब आया इराक। इराक में 323 बीसी में एक जगह था, उस जगह का नाम है बेबीलोन। उस जगह का क्या नाम है? बेबीलोन। बेबीलोन में ही सिकंदर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सिकंदर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और सिकंदर के बाद सिकंदर का बेटा सेल्यूकस निकेटर सब क्या किया? अपना साम्राज्य चलाने लगा। हमारे भारत के इस वाले क्षेत्र में जितना जीता, पोरस को अपना साम्राज्य लौटा ही दिया था। तक्षशिला वाले क्षेत्र में उन्होंने क्या किया था? अम्बी को बना ही दिया था। इधर पे एगो को फिलिप, एगो को पिथोन। फिलिप और पिथोन को दोनों को अपना क्षेत्र सौंप दिया और मैन लीडर बना दिया। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। और मैन लीडर बना के वो वापस लौट रहा था। लौटने के क्रम में उसका क्या हो गया? इराक देश में, ईरान नहीं, इराक। कौन सा देश? इराक देश में उसकी क्या हो गई? बेबीलोन नामक स्थान पे 323 बीसी में उसका क्या हो गया? सिकंदर का मृत्यु हो गया। और इसके मृत्यु के बाद 322 बीसी में हमारे देश में कारनामा हुआ। इधर षड्यंत्र रच रहा था कौन? चाणक्य। षड्यंत्र कौन रच रहा था? चाणक्य। बड़े दरबार से बेइज्जती करके निकाला था किसको? घनानंद को। चाणक्य को कौन निकाला था? घनानंद निकाला था। इसके पीछे का एक और कहानी है, क्या है सुनिएगा। घनानंद के दरबार में पुराना दुश्मनी था। किससे? चाणक्य से। चाणक्य से बड़ा पुराना दुश्मनी था। चाणक्य के पिताजी का नाम था चनक। चाणक्य के पिताजी का क्या नाम था? चनक। और घनानंद के दरबार में ही रहा करता था। बोले तो इसी के साम्राज्य में छोटा सा ब्राह्मण था चनक। पुराना दुश्मनी बता रहे, फिर प्रेजेंट का दुश्मनी बताया अभी जस्ट। समझ गए? जो बड़े दरबार से क्या किया? बेइज्जती करके निकाला। चनक का एक दोस्त था, उस दोस्त का नाम था सक्टार। यानी इसके पापा का दोस्त था, उसका क्या नाम था? सक्टार। सक्टार और चनक एक दिन बैठा था और बैठ के बात कर रहा था। घनानंद तो अत्याचारी था ही, घमंडी था ही, और उसके दरबार में जनता सब खुश नहीं था। ये दोनों बैठ के बात क्या कर रहा था कि यार अपना जो राजा है ना, बिल्कुल बकलोल राजा है, मतलब राजा सही है नहीं, ये अत्याचारी है। अगर हम बन जाएंगे ना, कभी कभी ऐसा होता है, अगर हम प्रधानमंत्री बन जाए तो देश को पूरा
सबको 25-25 करोड़ दे देंगे, ऐसा करते हैं, समझ गए। मतलब हम, मेरे साम्राज्य में सब कोई क्या रहेगा, खुश रहेगा। तो चनक और सक्तार बात कर रहा था, अपना अत्याचारी राजा है, अगर हम किसी भी प्रकार से मंत्री पद पे चले जाए ना, तो घनानंद को मार के पूरा का पूरा साम्राज्य हथिया लेंगे, और हथिया के पूरा का पूरा साम्राज्य का क्या बन जाएंगे, हम राजा बन जाएंगे, तब खुशहाल जीवन जिएगा मगध का लोग। तो जासूस उसका सब जगह घूमते रहता था, जासूस का नाम राक्षस, एगो का नाम था कात्यायन, घूमते रहता था। ये पता चला इसको, दोनों को, दोनों जाके बोल दिया, किसको, घनानंद को, ऐसे बात, बाबा जी ब्राह्मण बोल रहा है ऐसे, बोला बुला उसको। तो चनक को गिरफ्तार किया और लेके आया कहाँ, घनानंद के दरबार में। और उस समय ऐसा प्रचलन था, ब्राह्मणों को मृत्यु दंड दिया जाता नहीं था। ब्राह्मण कितना बड़ा क्राइम करे, ब्राह्मण को मृत्यु दंड दिया ही नहीं जाता था। मतलब ब्राह्मण को मारे मतलब किसको मारे, भगवान को मारे, ऐसा सिस्टम था। और सबसे पहली बार उस मगध के धरती पे किसी ब्राह्मण को घोषणा किया, किसने, घनानंद ने, इसको मृत्यु दंड का सजा दो। और मृत्यु दंड ऐसे नहीं, इसका गला काटो और बीच चौराहे पे लटकाओ, ताकि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र करने वाला सोचे तक नहीं। उसका गला काटा चनक का, और बीच चौराहे में, कहता है पाटलिपुत्रा मगध साम्राज्य के बीचों बीच लटकाया उसका गला, बीच चौराहे पे, और बोला जो इस गले को छुएगा उसका भी इसी के बगल में टोंगेंगे। डर से कोई कुछ नहीं किया, कि पूरे के पूरे साम्राज्य में बात फैल गया। दौड़ के आया चाणक्य, देखा अपने पापा का गला कटा हुआ, भीड़ में रो के तो रह गया, उस समय जा तक नहीं सका। चाणक्य लौटा, रात में आया, रात में लिया एक झोला, और झोला में लिया, झोला पर से वहां से अपने पापा का मुंडी उठाया और लिया, लेके आया, गंगा नदी में विसर्जन करके, और गंगा मैया का शपथ खाया कि जब तक इन नंद वंश का साम्राज्य खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम सिखा नहीं बनेंगे और पका हुआ भोजन नहीं करेंगे। ऐसा चाणक्य ने क्या लिया, शपथ लिया, और अपने पापा का जो होता है अंतिम संस्कार किया और चल दिया। आपको पता था उसको अगर हम यहाँ रहेंगे मार देगा। और जब लौटा, लौटने रास्ते में जंगल से जब जा रहा था, राधा मोहन राम का एक ऋषि मिला। तो राधा मोहन राम का ऋषि उसको पूछता है, बालक कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है। सोचा अगर चाणक्य बताए, हो सकता है उसका गुप्तचर हो, बता दो, चलिए क्या। बताया मेरा नाम क्या है, विष्णु गुप्त है, मेरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का ही नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। बोला मेरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। बोला ठीक है। बालक को देख के, बराबर तभी का ऋषि बालक को देख के पता कर लेता था टैलेंटेड है। उसको देख के बोला, राधा मोहन क्या था, तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हुआ करता था। उसको लेके गया और लेके जाके एडमिशन अपने कोटा से करवाया, किसका, चाणक्य का। और चाणक्य उसी में पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसी का क्या बना, प्रोफेसर भी बना, उसी कॉलेज का क्या बना, अध्यापक बना। जब देखा कि सिकंदर आक्रमण करने वाला है, तो बोला अपना दुश्मनी बाद में, पहले देश का रक्षा करेंगे। चाणक्य बोला है कि बुरे से बुरे देशी राजा से, समझे, मतलब बुरा से बुरा देशी राजा हो तो बेहतर है, अच्छे से अच्छा विदेशी राजा से बेहतर क्या है, बुरे से बुरा देशी राजा। मतलब कहने का मतलब है कि विदेश का राजा अगर हमको खुशहाल रोटी सब चीज देता है खाने के लिए, अच्छा से अच्छा विदेशी राजा के शासन से बेहतर कई गुना यह है कि मेरे देश का क्या हो, राजा हो, मेरा स्थानीय राजा हो। ऐसा कहना था चाणक्य। क्या चाणक्य बोला, बाद में जाए वो दुश्मनी अपना, बाद में हम इससे निपटेंगे, पहले इसको आगाह कर देते। वही जब आगाह करने आया, फिर इसको दरबार से क्या किया, बेइज्जती करके निकाल दिया। तब जब निकाल दिया, रास्ते से जब जा रहा था, उत्तर प्रदेश में एक जंगल है, उस जंगल का नाम है पिपली वन। जंगल का क्या नाम है, पिपली वन। पिपली वन में क्या देखता है, एक बालक, उस बालक का क्या नाम, चंद्रगुप्त मौर्य। एक बालक क्या कर रहा है, एक खेल खेल रहा है जिसका नाम है राजकिलम। उस गेम का क्या नाम है, राजकिलम। और राजा बना हुआ है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। बालक का तेज देखा, चाणक्य में टैलेंट तो था ही, आदमी को देख के पहचान जाए कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को लिया, उसकी माँ पूछा, बालक तुम्हारा क्या नाम है, क्या गेम खेल रहा था, उसमें डिटेल्स में करते जाइएगा, ढेरी टाइम नहीं है, समझ गए। गेम भी बताते क्या है, कुछ नहीं, राजकिलम गेम है, समझ गए, इतना समझिए। इसमें राजा बनता है, मतलब देखा कि राजा बनने का साहस, मतलब इसमें योग्यता है।
उससे ऐसा प्रकट हो रहा था कि राजा बना है, तो राजा बनने का प्रकट भाव प्रकट हो रहा था इससे। तो क्या क्या 1000 कासार्पण में उसकी माता को दिया और उसके माता से खरीद लिया चंद्रगुप्त मौर्य को और लेके गया कहां, तक्षशिला। और तक्षशिला में ले जाके 2 हथियार तैयार किया। किसने? इस चाणक्य ने। एक हथियार तैयार किया किसका? मलय केतु को। एक हथियार बनाया किसको? मलय केतु। मलय केतु कौन था? कश्मीर के राजा का बेटा हुआ करता था मलय केतु। और एक था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। एक पे आश्रित नहीं था वो, 2 शिष्य था उसका, बड़ी फेवरेट शिष्य था, दोनों योग्य, दोनों को ट्रेनिंग दिया। इस असमंजस में था चाणक्य कि दोनों में से किसी के द्वारा हम किसी को राजा बनाएंगे वहां का, और घनानंद का हत्या करवाएंगे। ब्राह्मण हत्या करता नहीं है, ब्राह्मण हत्या करता नहीं है, ये फिक्स है। ब्राह्मण हिंसा नहीं, ब्राह्मण अगर हिंसा कर दे तब क्या, हिंसा करता है क्षत्रिय, और राजा भी नहीं बनेंगे। चाणक्य क्या किया, इस दोनों को तैयार किया, और दोनों को तैयार करके जब रेडी आया, अब आक्रमण करेंगे किस पे? मगध साम्राज्य पे, बोले तो घनानंद पे। दोनों का लेने लिया परीक्षा, बुलाओ दोनों यहाँ। दोनों को बुलाया, देखा कि दोनों में कौन योग्य। चाणक्य कंफ्यूज था कि किसको बनाए राजा, तो बोला रुको कंफ्यूजन दूर करते हैं। दोनों को बुलाया, और बुलाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के गले में क्या किया, एक माला पहना दिया, एकदम लोहे का माला, एकदम पूरा टाइट, इतना सा। और चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाओ सो जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य गया, सो गया। मलय केतु को बोला देख जाओ। चंद्रगुप्त जगे भी नहीं और माला टूटे भी नहीं, माला लेके आओ। चंद्रगुप्त जगना भी नहीं चाहिए और माला टूटना भी नहीं चाहिए, और गले के नाप का है, ऐसे भी नहीं निकाल सकते हैं, और वो आपका पेंच वाला भी नहीं है जो आप खोल सकते हैं, समझ गए? वैसा कोई सिस्टम था नहीं। मलय केतु गया, देख लिया इसे, इससे आया लौट के, बोला गुरुजी या तो चंद्रगुप्त मौर्य जगेगा या तो माला टूटेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। बोला ठीक है बैठो। बोला जाओ जगा के लाओ उसको। जगा के लाया उसको। अगली बार बोला माला खोलो, माला खोला, इसको दिया, एक माला इसके गले में पहनाया, और मलय केतु को बोला अब जाओ तुम सोने। गया सोने। अगली बार भेजा किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, बोला जाओ। बस वही शर्त है, मलय केतु जगे नहीं और माला टूटे नहीं। ये गया, देखा, वाह बड़ी अच्छा चीज है, समझ गए? निकाला तलवार, और तलवार निकाल के मलय केतु का गला काट दिया। गला काट के मलय केतु का गला इस बगल, बीच में माला उठाया और लेके आया। बोला लीजिए गुरुजी, मलय केतु जगा भी नहीं, माला टूटा भी नहीं, और जगेगा भी नहीं। ये बोला मलय केतु अब जगेगा भी नहीं, और दुविधा भी खत्म हो गया। और उस समय में बता देते हैं, आजकल का गुरु अलग है। आजकल अगर बोल दे कि मोबाइल नहीं चले क्लास में तो कोचिंग छोड़ दीजिएगा, समझ गए? अगर अच्छी बातें आपको कोई बोल दे तो आपको लग जाएगा कि वही खराब है, समझ गए? लेकिन उल्टा बात है, कनेक्शन कहीं और से है, समझ गए? तो माँ बाप आपको अच्छा बात बोलता है, कभी हरदम गाली देगा, पढ़ती नहीं है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, समझ गए? समझ लीजिए वही आपके लिए क्या है, जो आपका केयर करेगा वो आप पे गुस्सा आएगा। गुस्सा झूठ का नहीं आता है किसी को। प्यार वो झूठा हो सकता है, लेकिन गुस्सा झूठा नहीं होता है, इस चीज को रखिएगा। माँ बाप गुस्साते हैं ना, कल आपसे गलती हो जाए मारेगा 20 लाठी। मारते थे, समय था, अब नहीं मारते होंगे, शादी विवाह हो गया अब नहीं मारते, लेकिन पति ही गुस्सा करते होंगे। सब किसी के लाइफ में होता है। माँ बाप जो भी है गुस्सा करते हैं। गुस्सा करते हैं मतलब आपको गलत करने से क्या करते हैं, रोकते हैं। मतलब वो चाह रहे हैं कि आप अच्छा बने, आप गलती ना करें। और अगर आप गलत कर रहे हैं, आपका सहेली बोल रही है ठीक है लगाओ ना फोन, करो ना बात, कुछ गलत करो न, कोई सिगरेट पी रहा है चलो न हम भी पीते हैं, उसको लगता है कि वो दोस्त मेरा सही है, अच्छा है मेरे लिए। उल्टा कनेक्शन है। मलय केतु का क्या किया, गला काटा, और उस समय गुरु पे सब चीज छोड़ देता था, मार दे कोई दिक्कत नहीं, राजा को 50 100 500 बेटा है, क्या जाता है, वो गया गया। इसीलिए तो राजा करता था 45 46 को विवाह, और संतान जन्म लेता था पूरा का पूरा, कोई टेंशन। अगर 5 गो चले भी गया, कोई युद्ध में एगो, कोई युद्ध में 5 गो, तो कोई फर्क पड़ता नहीं था। ऐसा सिस्टम था पहले, इसीलिए तो 5 5 100 100 विवाह काय करता था राजा साहब, इसी को लेके।
अगर युद्ध गया, इधर युद्ध करने गया, इधर युद्ध करने गया, 4 गो बेटा इधर गायब है, 2 गो बेटा इधर गायब है, उसको खुद पता नहीं चलता था वो मेरा बेटा भी है। कहते हैं ऐसा सब राजा महाराजा होता था ढेरी। बताए थे बिंबिसार के बारे में। सेम उसी प्रकार का मलय केतु मर गया, केमकोबर। अब दुविधा भी खत्म किसको बनाए, बस लिया चंद्रगुप्त मौर्य को, लेके आया कहाँ, मगध। और मगध जब लेके आया, घुमा फिरा रहा है इसको मगध में। तो सबसे पहले दुश्मन का दिखाइएगा, जैसे हम आपको क्वेश्चन दिखाए हो, ऐसे आएगा ऐसे आएगा। दुश्मने को तो फोड़ना है कपार ना, पहले दुश्मन का दिखाएंगे, अगल बगल से दुश्मन को दिखाएंगे, इधर से दिखाएंगे, देखो ये दुश्मन का कमजोरी है, ये दुश्मन का क्या है, मजबूत पॉइंट है, इस जगह आपको ज्यादा आक्रमण करना है, हैं? करते हैं ऐसा। सेम बात वही चाणक्य बताया जा रहा था, समझ गए, चाणक्य बताया जा रहा था। और घनानंद के बारे में कि घनानंद का ये कमजोरी है, देखो इसका एक बेटी है, इसका एक बीवी है, ये है, देखो बेटी था घनानंद का, बड़ी सुंदर, समझ गए। जब ये चाणक्य दिखा रहा था चंद्रगुप्त मौर्य को, उससे क्या हो गया, प्रेम हो गया। तो मतलब पढ़ा रहा है उसको कोई और पाठ, राजा बनाने की बात है, और उसको क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद की बेटी से क्या हो गया, प्रेम हो गया। अब चाणक्य उसको पढ़ाए कुछ और बताए कुछ और, इसका ध्यान खोया रहा, बड़ी अच्छा है। ऐसे उसका ध्यान क्या रहता था, खोया रहता था। गुरु तो पकड़ लेता है, समझ गए, आपका दिमाग कहाँ कहाँ चल रहा है। क्लास में बैठे हैं, कौन क्लास में सीरियस है और कौन क्लास में सीरियस नहीं, क्या लगता है उनको पता नहीं चलता है। हम खड़ा करके पूछ देंगे, नहीं बता पाइएगा अभी तुरंत जो बोले ना। जो आप सीरियस रहिएगा ना, उसको एक एक चीज याद रह जाएगा। तो कौन क्लास में सीरियस है, हम तो यहाँ देखते हैं, आपको लगता है, किसी को लगता है कि नहीं दिखता है, गलत है, बस एक के झपट में दिखते हैं। आपको देखते तक हम दूसरे पे ले जाते हैं नजर, बात को समझे। आप जब तक हमको देखिएगा कि सर जी देख लिए, तब तक मेरा नजर किसी दूसरे पे रहता है, यही बात है। तो चाणक्य को पता चल गया, काहे को खोया खोया रहता था। तो चाणक्य उसको बैठ के समझाया, बोला देखो अगर राजा बनना है, हर तरह से जॉब लेना है, हर जगह बोल रही चीज, हर जगह अप्लाई, अप्लाई फॉर ऑल। बोला कि अगर राजा बनना है तो तुमको उस चीज को त्यागना होगा। बोला अगर त्याग ना करना पड़े तो, बोला अगर त्याग ना करना पड़े तो भारत का हर एक व्यक्ति क्या रहेगा, राजा रहेगा। बोला भारत का हर एक व्यक्ति क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा, अगर त्याग करना ना पड़े। बात को समझे, तो समझे। बोला अगर त्याग नहीं करना पड़े ना, तो भारत का हर एक व्यक्ति क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। और सबसे त्याग पॉसिबल है नहीं, त्याग आपके बुरे आदतों का। जॉब अभी तैयारी कर रहे हैं ना, आपका बहुत बुरा आदत होगा, बहुत सारा, सबके पास है। अगर आपको सफल होना है तो आपको उस चीजों को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तभी आप क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तभी आप कुछ चीज जैसे है उसको त्याग करना पड़ेगा। बोला अगर नहीं त्याग करना, बोला तब सब राजा बन जाएगा, त्याग नहीं करना पड़ा तो। चंद्रगुप्त मौर्य को समझाया बुझाया, चंद्रगुप्त मौर्य बोला एकदम फोकस पूरा का पूरा गोल पे, और चंद्रगुप्त मौर्य उसी दिन से छोड़ दिया, उसको त्याग दिया। बोला ओनली टारगेट, राजा बनेंगे तब शादी करेंगे। बोला पहले क्या, सफलता, पहले सफलता। बोला एकदम युद्ध नीति, उस दिन से चंद्रगुप्त मौर्य के तलवार में और धार आ गया, समझ गए। और पूरा का पूरा आया, सेना टुकड़ी बनाया, वही पिपली के वन में जो था उसका अपना पूर्वज था, वंशज था, सबको मिलके भील जनजाति कहा जाता है। भील जनजाति से मिलके क्या किया उसने, सेना, छोटा सा टुकड़ा सेना बनाया, और सेना बना के क्या किया, डायरेक्ट बोला आक्रमण करेंगे किस पे, पटना पे, पाटलिपुत्र पे, राजधानी कहां, पाटलिपुत्र, डायरेक्ट आक्रमण कर दे। हार गया, कौन जीत जाओगे, डायरेक्ट आक्रमण, राजधानी सबको मजबूत रखता है, आक्रमण करे हार जाए। 3-4 बार किया, हार गया। लौट के आके एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मायूस होकर बैठा था। बोला क्या कैसे होगा, बोला कुछ न, चलिए दोनों वेश बदलते हैं, देश घूमते हैं, अपना मगध साम्राज्य घूमते हैं, तब पता चलेगा। पाटलिपुत्रा के नगर में घूमने निकला कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, और चाणक्य वेश बदल के ब्राह्मण का। रास्ते से जब जा रहा था, देखा एक माँ अपने बेटे को क्या दी है, खीर खाने दी है थाली में परोस के। तो बेटा क्या किया, फट से बीच में मार दे दिया, भाग गया, चिल्लाने लगा। उसकी मम्मी उदाहरण देती है, बेटा तुम भी वही गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य कर रहा है। अगर तुमको खाना है खीर तो कैसे खाओ, साइड साइड से खाओ, डायरेक्ट नीचे में दोगे।
इस चाणक्य सुना, इसका दिमाग खनका, अरे भैया जी ये तो बात बड़की है। फिर आगे बढ़ा, बात सही है। कोई भी राजा आपको क्या करेगा, राज हम कहते हैं भागलपुर जिला का सबसे बड़ा चीज आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ है ना, इस जगह आक्रमण करना पॉसिबल है। जो जहाँ डीएम आवास है सबसे ज्यादा वही ना जी, डीएम आवास पे देखिए हर जगह पुलिस चौकी लगे रहता है एकदम, हर जगह बैरिकेटर, इधर निकलिएगा उधर निकलिएगा, कहीं ना कहीं आपको चेकेगा, कहीं ना भाग सकिएगा आप। तो कोई भी आदमी अपना मजबूत क्या रखता है, राजधानी रखता है, अपना मेन चीज जो होता है। अपना सबसे ज्यादा कठिन कहाँ आक्रमण करना, दिल्ली में। सबसे ज्यादा सुरक्षा कहाँ में, दिल्ली में। हर जगह सीआरपीएफ सब सेना वहां मिलेगा, आर्मी और आता है वहां, सबको सुरक्षा में रहता है, अलग अलग तरह का, अलग अलग प्रकार का फोर्स। सब दिल्ली पुलिस अलग है, केंद्र पुलिस अलग है, सेंट्रल पुलिस अलग है, सब अलग अलग है, वहां सुरक्षा ज्यादा है। वही बोला, फिर आगे बढ़ा, देखा एक बच्चा को मालपुआ दिया था, वही को किया, बीच से खाने लगा। फिर बोला अगर खाना है तो बगल बगल से खाओ। अचानक बोला चलो चलो चलो, सबको घुमा के लेके आया तुरंत, और ला के बोला चलो अब सेना लेके आया किधर, पंजाब वाले क्षेत्र में। और इधर बगल वाले क्षेत्र से क्या किया, आक्रमण करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले पंजाब वाले क्षेत्र को जीता। जब पंजाब वाले क्षेत्र को जीता तो सेना तो असंतुष्ट था, इकाई घनानंद अत्याचारी था, उसे सब असंतुष्ट था, सब चाहता किसी प्रकार से घनानंद से हमको क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। तो पंजाब को जीता, तो पंजाब का सारा सेना किसमें, इसमें शामिल हुआ। पंजाब के जनता का सपोर्ट। अब आक्रमण करते करते 322 बीसी में, कब, 322 बीसी में घनानंद का हत्या किया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सीएम बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में हत्या किया किसका, घनानंद का। और घनानंद का हत्या करके इस भारत के साम्राज्य पे एक नए वंश का स्थापना किया, जिस वंश को हम किस नाम से जानते हैं, मौर्य वंश के नाम से। किसकी सहायता से किया, चाणक्य की सहायता से किया। किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा बना, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनने के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य, समझ में आया, चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य क्या बना, 322 बीसी में राजा बना। और राजा बनके इन्होंने अपने साम्राज्य में एकदम कल्याणकारी राज स्थापित किया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डायरेक्ट मौर्य वंश। क्या पढ़ेंगे, मौर्य वंश। और मौर्य वंश का शासनकाल 322 से लेके 185 बीसी तक। कब तक, 185 बीसी तक मौर्य साम्राज्य का शासन था। और सबसे पहला राजा बना कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से लेके 298 बीसी तक क्या रहा, राजा रहा। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना। और राजा बनने के बाद इन्होंने आक्रमण किया। सबसे पहले बोला अब साम्राज्य का क्या करेंगे, हम विस्तार करेंगे। किसका विस्तार करेंगे, साम्राज्य का विस्तार करेंगे। और गद्दी पे बैठा और राजधानी किसको बनाया, पाटलिपुत्रा को बनाया। किसको बनाया, पाटलिपुत्रा को बनाया। राजधानी बना के अपने साम्राज्य को चलाना प्रारंभ किया। और चलाने के बाद कुछ दिनों के बाद इन्होंने सोचा अब अपने साम्राज्य का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। और साम्राज्य के विस्तार को लेके इन्होंने सबसे पहला आक्रमण प्रारंभ किया इस गुजरात वाले क्षेत्र में, मालवा वाले क्षेत्र में और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र पे आक्रमण किया और गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। किसने, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने। बोलेगा भारत का सबसे पहला राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को किसमें मिलाया था, आपका भारतीय साम्राज्य में। और एक अखंड भारत का सबसे पहला, एक अखंड भारत का निर्माण करने वाला राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। बोलेगा संपूर्ण भारत को एक करने का कार्य सबसे पहली बार किसे सौंपा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य का। और सबसे पहला राजा भी कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इस क्षेत्र को जीता। उसके बाद इन्होंने बंगाल वाले क्षेत्र को जीता। किसको जीता, बंगाल वाले क्षेत्र को। फिर दक्षिण विजय किया और दक्षिण विजय करके पूरे के पूरे संपूर्ण भारत को क्या किया, इन्होंने जीत के एक अखंड भारत का निर्माण किया। इसी अखंड भारत का हल्ला बोल करते रहता है बीजेपी पार्टी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया था, वही अखंड भारत किसको चाहिए, हमें चाहिए। अखंड भारत करता है ना, यही अखंड भारत। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य स्थापित कर लिया। और चंद्रगुप्त मौर्य जब साम्राज्य स्थापित किया तो इस जगह पे पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान में एक राजा था। उस राजा का नाम बताइएगा आप लोग, सेल्यूकस निकेटर था।
327 में मरा था। सेल्यूकस निकेटर, इस वाले क्षेत्र का प्रशासन किसको मिला था? सेल्यूकस निकेटर को सिकंदर की मृत्यु के बाद इस वाले क्षेत्र का प्रशासक कौन बना था? सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बना ना, सेल्यूकस निकेटर को लगा तो नया नया बना है, मार देंगे इसको, और मार के क्या करेंगे, भारत को जीत लेंगे। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य 305 बीसी में, कब? 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जीता कौन? जीतेगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर हार गया। जैसे सेल्यूकस निकेटर हारा, तुरंत पैर पकड़ लिया, बोला जब नहीं, अब आप पे आक्रमण करेंगे भी नहीं। बोला कि देखो आक्रमण नहीं करोगे, लेकिन तुमसे क्या करना पड़ेगा? संधि करना पड़ेगा, हमको क्षेत्र चाहिए कुछ। बोला ठीक है, संधि करेंगे। बोला देखो बहुत दिन से युद्ध कर रहे हैं, आते हैं तुम्हारे देश घूमने, वही संधि कर लेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपना छोटा सा सेना का टुकड़ी लिया और टुकड़ी लेके चले आया कहाँ? सेल्यूकस निकेटर के दरबार में। और वहीं पे क्या करता? वो संधि करता। संधि करने के लिए सेल्यूकस निकेटर का महल था इस जगह पे, और थोड़ा सा छोटा सा एक अतिथि भवन था इस जगह पे, और बीच में क्या था? एगो पार्क था। बीच में क्या था? एगो पार्क था, फुलवारी था। सुबह सुबह राजा क्या करता था? इस पार्क में घूमता था। सेल्यूकस निकेटर रात में सोया अपने घर में, और चंद्रगुप्त मौर्य को अतिथि भवन में गेस्ट रूम में सोने दिया, खाना पीना दिया, मस्त खा पी के सोया। चंद्रगुप्त मौर्य सुबह जगा, सोचा सुबह सुबह क्या कर लेते हैं, मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। मॉर्निंग वॉक करने के लिए बगीचा में आया चंद्रगुप्त मौर्य। बगीचा में अभी एक फेरा ऐसे करके ऐसे दिया ही था इस जगह पे। इस जगह रास्ते में वो लड़की मिल गया उसको, और बहुत सुंदर, समझ गए? रास्ते में उसको क्या मिल गया? लड़की मिल गया, और बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये देखा चंद्रगुप्त मौर्य, तुरंत घूमा और अपने सैनिक को बुलाया। उसके सेल्यूकस निकेटर के एक सैनिक बोला, वो कोई था रे? बोला सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। बोला नो, बोला नो मैं हेलेना या कार्नेलिया। कोई कोई बुक में मिलेगा कार्नेलिया, कोई कोई बुक में मिलेगा क्या? हेलेना। बोला उसकी बेटी? तो बोला हाँ। बोला जाओ जल्दी सेल्यूकस निकेटर को बुला के लाओ। बैठा ही बैठा टेंशन में, ऐसे ऐसे करके पैर झुला रहा है, समझ गए? आया सेल्यूकस निकेटर, बोला संधि करो जल्दी से। बोला लिखो सबसे पहला संधि का शर्त। बोला क्या? बोला सबसे पहला लाइन लिखो, अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाओगे? हमसे करवाओगे। और सबसे पहला शर्त का पहला लाइन ही लिखा कि हेलेना का विवाह किससे होगा? चंद्रगुप्त मौर्य से। अब महान सम्राट, उसे जो शक्तिशाली है, जो योग्य है, उससे शादी नहीं करेगा। और बोला ठीक है, डील फिक्स। बोला दहेज? बोला दहेज में काबुल, कंधार, हैरात और मकरान, अफगानिस्तान वाला 4 गो क्षेत्र, काबुल, कंधार, हैरात और मकरान। बोले चारों का चारों क्षेत्र दहेज में पहुंचा। तो काबुल, कंधार, हैरात और मकरान, ये चारों का चारों क्षेत्र लिया दहेज में। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। दहेज में लिया, और दहेज में लेके तो सेल्यूकस निकेटर बाद में बोलता है कुछ दीजिएगा नहीं, रिटर्न गिफ्ट। बोला बोलो। बोला हमको 500 हाथी दे दीजिए, मेरे इधर हाथी नहीं मिलता है। हाथी उसके तरफ नहीं था, तो 500 हाथी। कितना हाथी? 500 हाथी के बदले में कार्नेलिया बोले तो हेलेना से शादी किया, और बदले में 4 क्षेत्र लिया। और चंद्रगुप्त मौर्य आराम से दुल्हन को लेके आया कहाँ? अपने पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा जब आया दरबार में, अब ठहरी यूनानी, समझ गए? चैचू बात कर रही थी, समझ गए? वो यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य। और उधर सेल्यूकस निकेटर को भी याद आया, अरे भैया बड़ा समस्या हो गया। बोला क्या समस्या हो गया? समस्या ये हो गया, बेटी का विवाह किए, बात कैसे वाला ये होगा हरदम। तो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पढ़ा लिखा आदमी था, सब भाषा जानता था। बोला इसको, बोला जल्दी निकलो तुम, बढ़िया बिस्तरा समेटो, और कहाँ निकलो? मौर्य साम्राज्य के दरबार में निकलो। और मेगास्थनीज बढ़िया बिस्तरा समेटा, जो जो भी था सब लेके आया कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बोला तुम्हारा कॉन्सेप्ट यही होगा, मेरी बेटी जो बोलेगी चंद्रगुप्त मौर्य को समझाना, चंद्रगुप्त मौर्य जो बोलेगा इसको समझाना, और मेरी बेटी अगर कुछ ऊंचा आवाज में भी बोलेगा तो तुम उसको ठंडा दिमाग से समझा देना, ताकि लड़ाई
ना हो। कौन समझाने वाला है कि गाली दिया बीच को? तुमको गाली बोलना है नहीं। और चंद्रगुप्त मौर्य आया, मेगास्थनीज आया किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। समझ में आया? और यही जब आया तो एगो पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। उस पुस्तक का क्या नाम? इंडिका। और इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्रा के प्रशासन के बारे में बेहतर जानकारी मिलता है। समझ गए? जब आया घुमा फिरा, यही जब घूमते फिरते एक बार चाणक्य से मिलने का बड़ी शौक था इसको, चाणक्य से मिलता था। तो चाणक्य से बहुत चीज सीखा मेगास्थनीज। समझ गए? बहुत सारा कहानी है, कहानी कब तक कहेंगे। समझ गए? और हर पल हर जगह कहानी है। मेरे बीच में आपको मिस किए, नहीं तो इतिहास में बोर हो जाए आप, ऐसा होगा नहीं। किससे? घनानंद। हाँ, दुर्धरा। तब दो शादी, एक शादी दुर्धरा, एक शादी किससे? दुर्धरा। एक शादी किससे? दुर्धरा से। और एक शादी हेलेना। एक शादी हेलेना या कार्नेलिया। कौन? कार्नेलिया। और एक शादी किससे? हेलेना ही का नाम क्या है? कार्नेलिया। कोई कोई बुक में हम पढ़ते हैं कार्नेलिया मिल जाएगा आपको, कहीं हेलेना मिलेगा। और एक आपका कौन सा हुआ? दुर्धरा। समझ गए? और दुर्धरा के गर्भ से किसका जन्म हुआ था? बिंदुसार का। इसके बाद जो राजा बनेगा, तो अब रहने देते हैं। बिंदुसार की आगे क्लास होगी। बिंदुसार और अशोक कल। पहली दुर्धरा, दूसरी हेलेना। बंद करिए।